Hello everyone, welcome again to our YouTube channel Nursing to Narset. I hope you all doing well and आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और बीच बीच में आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आई एम हेयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो उसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं, दैट इज़ फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो की थी बायो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, और बायो के जो क्वेश्चंस थे उसको लेके लोगों को ज़्यादा हेडेक नहीं थी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से थी कि दीदी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की अपलोड करो। थोड़ा टाइम लगा मुझे क्योंकि क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है उनको क्या मेमोराइज है, तो उनकी मेमोरी बेस्ड के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं। और नाउ आई एम हियर विद अ वीडियो ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी जो बिना सब्सक्रिप्शन के वीडियो वॉच कर रहे हो, एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा आपका, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आगे भी आपके लिए कोई भी वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, ठीक है? और जो लोग कुछ लोग मेरे कांस्टेंट व्यूअर हैं उनको पता होगा उनको मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिली है। मैं यहाँ पे अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही, बट मेरे को इंस्टा पे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि कोई मुझे मैसेज करता है, मैंने उसका रिप्लाई किया तो उसने मुझे बोला कि मैंने पूछा कि क्या डाउट है, तो उन्होंने बोला कि दी डाउट तो क्या है, कुछ पूछने के लिए है ही नहीं, सब कुछ जो पूछना होता है वो आप वीडियो में ही बता देते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग। अभी चलते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। हमने बायो का सेशन कंप्लीट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मोस्टली राइट क्वेश्चंस दिए। कुछ लोगों के 30/30 क्वेश्चंस राइट थे, किसी के 25+ राइट थे। तो इससे पता चल रहा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही है, और ये सिर्फ उन लोगों का ही होगा जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से थॉरोली रीड किया है। और मैं चाहती हूँ कि अभी हम फिज़िक्स के जब क्वेश्चंस करें तो फिज़िक्स में भी आप एक सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठे अपने साथ, क्योंकि बायो में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर अगर आपको याद है तो राइट है, नहीं है तो नहीं है। बट फिज़िक्स में क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या चाहिए, एक पेन और पेपर चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट all of you who are watching this video, kindly seated with a pen or a paper, ठीक है? पेन और पेपर के साथ बैठो, ठीक है? और एक और चीज़ के लिए मुझे बोलना है, सॉरी फॉर दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है तो मैंने टॉपर्स से बात की है, जो उनसे पूछ के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उन सब लोगों ने मुझे इंग्लिश में ही क्वेश्चन बताया है, ठीक है? और वो सब इंग्लिश मीडियम के थे तो उन्होंने इंग्लिश में बताया, तो मैंने इसलिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन प्रिपेयर किया। तो बायो का तो मैं हिंदी में नहीं लेकर आ पाई थी। फिज़िक्स के भी क्वेश्चंस जो हैं, जो सॉल्व किए मैंने, वो सारे के सारे इंग्लिश में ही हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड अ क्वेश्चन पेपर इन हिंदी। मतलब जो भी आपका इंग्लिश में अभी मैंने क्वेश्चंस सॉल्व जो किया वो तो इंग्लिश में ही किया है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कर रही हूँ। जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं हिंदी में लिख के और उसका एक फ़ोटो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है? बाकी जो सोल्यूशन है वो सेम होगा, हिंदी में क्वेश्चन हो या इंग्लिश में हो, फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं और उसका सोल्यूशन सेम रहने वाला है, ठीक है? तो वो हम हिंदी में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सॉरी फॉर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ देना, ओके? और हाँ, जिन लोगों ने अभी मुझसे बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है कि मुझे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करूँ मैम, थोड़ा सा गाइड कर दो, हेल्प कर दो, स्ट्रैटेजी बता दो, टाइम टेबल बता दो, शेड्यूल बता दो, वगैरह वगैरह। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं मेरे पास कि मैंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, मुझे अब तैयारी करनी है, मुझे स्टार्टिंग से करना है, तो प्लीज़ मुझे बताओ दी, हेल्प करो, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उन लोगों को फिर से बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए स्पेशली, आप इस वीडियो को खोल के देखो, ये बहुत अच्छी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इसे एक बार वॉच करो, फिर भी अगर आपका सेम डाउट रहता है तो बोलना, क्योंकि मैंने जो भी आपका डाउट है वो सारी इस वीडियो में क्लियर किया है, सब कुछ अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अभी होने वाला आपको वो ईजिली क्रैक करो, ठीक है?
तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है कि कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे अपनी तैयारी रखनी है एम्स के लिए, नर्सिंग के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, ठीक है। और फॉर्म भी बहुत सारे लोग अभी भी फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करते हैं, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, बेसिक नहीं हो रही है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है, थंब इम्प्रेशन नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। उन सब के लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपनी टॉपिक पे विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। और कुछ लोगों को जब ये लाइव सेशन चलेगा तो कुछ लोगों के नीचे कमेंट्स आएंगे कि दी थोड़ा फास्ट कराओ, बट मुझे नहीं लगता आज फिज़िक्स में ऐसा कुछ होने वाला है। फिज़िक्स में मुझे लगता है कि मैं ही फास्ट रहने वाली हूँ आप लोगों से, तो बी प्रिपेयर्ड। देखते हैं कि कौन पहले आंसर करता है, ठीक है। क्योंकि बायो में मैंने स्लो स्लो नहीं बताया था, मैंने सबको समझाने के लिए मैंने उसे थोड़ा स्लो रखा था कि पहले मैं क्वेश्चंस पढूँ, देन उसके ऑप्शन पढूँ। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं ना, मैंने सिर्फ वैसे ही एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे बायो के, ठीक है। बट प्रीवियस जो आप फिज़िक्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिज़िक्स में आपको सॉल्व करना है। कॉपी और पेन लेके प्लीज़ बैठ जाओ, अभी तक जिन लोगों ने नहीं बैठा है, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देना चाह रही हूँ, वो ये है कि हम जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का, उसे हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो और फिर आप उसे सॉल्व करना, देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 15-15 क्वेश्चंस का हम राउंड लेंगे और तब तक आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चंस है वो अनदर क्वेश्चन जो आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में वो किस टाइप का होगा, और उसके लिए आप थोड़ा और ज़्यादा प्रिपेयर करके रखो अपने आप को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और मैं पहले फिर से बता दूं, जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि दी आपने ये क्वेश्चन कहाँ से मिले हैं, उस बुक का पीडीएफ दे दो, तो मैं बता दूं कि ऐसी कोई बुक नहीं है जिससे आपको ये पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि ऐसी किसी बुक में वो क्वेश्चंस नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हमने टॉपर से डिस्कस करके, जो एम्स में अभी नर्सिंग कर रहे हैं, एम्स दिल्ली में जो लास्ट ईयर 2022 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे मिलके हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो है जो फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी और पेन मैंने बोला था निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आपको देखते हैं कि आपने सॉल्व कितनी जल्दी करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हेड एंड फुट ऑफ अ पर्सन ऑफ हाइट 1.75 मीटर, अज्यूम डेंसिटी ऑफ ब्लड इज दिस, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि प्रेशर डिफरेंस बताना है हेड और फुट का। एक पर्सन है, एक बंदा है जिसकी हाइट है 1.75 मीटर। तुम्हें उसके सर से और पैर के बीच में प्रेशर का कितना डिफरेंस है। प्रेशर वर्ड जो होता है उसका हिंदी वर्ड होता है दाब। तो दाब में कितना अंतर है ये आपको बताना है। और आपको डेंसिटी दे रखी है ब्लड की, दैट इज रो इज इक्वल्स टू 1060 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने फिर से बता रही हूँ, फिजिक्स सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, A to Z फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक एक चीज़ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो फॉर्मूला है रो जी एच। प्रेशर का जो 2 पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या होती है, रो इज डेंसिटी ऑफ मटीरियल, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हेड और फुट का पूछा है, तो हेड से लेके पैर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर एच। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ दिख रहा है आपको फॉर्मूला, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1060 इंटू में 10 इंटू में 1.75, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमने डिस्कस करके क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया है, तो उनको इतने ऑप्शंस नहीं बने, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, उसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, जरूरी नहीं कि ऑप्शंस भी आपको मिले, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पे एग्जाम टाइम पे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बट अभी मैं ऑप्शंस क्रिएट नहीं कर पाई क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चंस लिया है और उसको सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, तो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आते हैं और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले रिवाइज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है।
ठीक है। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, आपकी जो घर में करंट आता है दैट इज एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, उसकी जो वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो जो वोल्टेज होती है उसका वो हमेशा पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज होती रहती है। जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, उसको सेम अलाइन कर देता है। लाइक यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम देखो, ये वाला, दिस इज योर एसी करंट का डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाता है, होते जा रहा है। प्लस है इसमें, इसमें माइनस है, इसमें भी प्लस है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जो एसी करंट का होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है। बट अगर आप सेकेंड डायग्राम में देखो तो यहाँ पे क्या, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो आपने इनपुट फ्रिक्वेंसी दी है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है इनपुट के। यानी इनपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आउटपुट सेम रहता है। बट अगर आप तुमसे क्वेश्चन, हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या इनपुट, जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, तो आंसर क्या है कि जो इनपुट होती है वही सेम आउटपुट होती है, ठीक है। और इन्होंने इनपुट फ्रिक्वेंसी दी थी 50 हर्ट्ज, यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है 50 हर्ट्ज है। तो इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर 50 है तो आउटपुट भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। तो तुम्हारा आंसर आ गया 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन रिपीट करें और यहाँ पे वो हाफ वेव ना पूछ के फुल वेव पूछे, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इनपुट रेक्टिफायर इनपुट के, ठीक है। तो ये होता है आपके फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि हाफ वेव में क्या होता है और फुल वेव में क्या होता है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आया, इसमें थ्योरी, आपकी जो थ्योरी है वो यूज़ हुई है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों के कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चंस आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको अच्छे से थॉरली आना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल अभी पोर्शंस देखोगे आप तो न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, ओके ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 10 kg moving with velocity 10 meter per second collide elastically with a block of mass m equals to 1 kg which is at rest. Find velocity of both after the collision. यानी कि टकराने से पहले की उन्होंने दे रखा है कि एक बॉल है और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूमती हुई गई और किससे कोलाइड करती है, एक ब्लॉक से जिसका मास 1 kg है, जो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। हमें क्या बताना है कि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो लेट अस कंसीडर कि कोलिजन के बाद जो दोनों की वेलोसिटी है वो v1 एंड v2 है। बॉल का मास हम u1 माने, सॉरी m1 माने तो वो 10 ग्राम है और उसका जो वेलोसिटी है वो u1 है। u2 मैंने बताया रेस्ट का मतलब 0 है और m2 की वैल्यू उन्होंने 1 kg दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दिख रही है। m2 हमारी मास, ब्लॉक ऑफ मास है, उसकी वो रेस्ट पे तो 0 है। बॉल की वेलोसिटी 10 है और उसका मास 10 ग्राम है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, v1 निकालना है और v2 निकालना है, यानी कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो सी, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, v1 भी निकालना है, v2 भी निकालना है। तो मैथ्स, थोड़ी बहुत मैथ्स अगर आपने 10th क्लास तक पढ़ी है या फिजिक्स में भी पढ़ी है मैथ्स, तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो वी हैव टू हैव टू इक्वेशंस, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए अगर हमें दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। तो पहली इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हिंदी में जिसे कहते हैं संवेग का संरक्षण, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम के कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम होता है दोनों का, वो कोलिजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल होता है। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। फटाफट ये फॉर्मूला लगाओ और यहाँ से इक्वेशन निकालो, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने सॉल्व करके निकाल ली है अपनी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v1 प्लस 100 v2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हमने सेकंड पे। तो सेकंड हमें इक्वेशन किस फॉर्मूले से मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो कोलिजन में हम यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है
कि जो कोलिजन था वो इलास्टिक था, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो होता है हमारा 1, और यही अगर इनइलास्टिक होता तो कितनी वैल्यू होती 0। ठीक है, तो अभी 1 है। तो इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला होता है u1 माइनस u2। तो ये थोड़ा रिवर्स हो गया, इसको रेसिप्रोकल करना क्वेश्चन में अपने, देन इससे इक्वेशन बनाना। ठीक है, लेकिन जब आप इससे इक्वेशन बनाओगे तो वो इक्वेशन वही बनेगी जो इक्वेशन है, दैट इज ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, 10th क्लास तक हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे दिख रहे हो आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा अटपटी सी मिल रही होगी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस की वैल्यूज़ थी वो भी बहुत अटपटी थी, लेकिन क्वेश्चन जब आपका रियल में पेपर में आएगा तो वो जो होगा इजी होगा थोड़ा सॉल्व करना, क्योंकि उसमें वो उन्होंने सही से वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, v2 जो है वो है हमारे पास 20/101। ठीक है, और जो v1 है वो हमारे पास है -990/101। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एक जो बॉल है और एक है ब्लॉक, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गए आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे पता है फिजिक्स तुम्हें अभी थोड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन ये तुम्हें टफ नहीं लगती अगर तुमने ये क्वेश्चंस पहले से सारे फॉर्मूले अगर तुमने लर्न कर रखे होते तो। ठीक है, और मैं ये भी मैं आई होप कि साथ के साथ आप भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, कॉपी पेन लेके बैठे होगे, ऐसी फालतू में बस वीडियो देखने के लिए नहीं बैठे होगे। और प्लीज़ अभी तक जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी वीडियो देख लेंगे, ये है वो है वो, प्लीज़ एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तुम्हें नहीं पता, क्या पता इनमें से ही कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए। ठीक है, ये इस फॉर्मूले पे बेस तो पक्का ही आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, जो तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता, ये थ्योरी नहीं पता, तो साथ साथ लिख लो अपने पास। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए हम एक मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में हैवी वाटर है तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि ग्रेफाइट भी इसका राइट आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास हैवी वाटर भी है। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं था, ये सिंपल, आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको 0 नंबर। कोई ज़रूरत नहीं है अटेंड करने की अगर आपको नहीं आता है तो। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्टील बॉल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल इफ द रेडियस बिकम 10 सेंटीमीटर। अगर वही स्टील बॉल है, सेम मटेरियल से बना स्टील बॉल है, उसकी रेडियस को बढ़ा के अगर 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अनलेस और अनटिल यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2/9, लिख लो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, 2/9 r² इंटू जी, फिर आपको दिख रहा है सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ठीक है, तो अब ये पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। लाइक यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टील बॉल की, तो स्टील बॉल की डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, देन माइनस हमारे पास है रो। रो इज व्हाट, कि किस मीडियम में वो रखा है, उस मीडियम की डेंसिटी। लाइक अभी वो एयर में है, अभी कुछ नहीं गिवन है तो इट मीन्स वो एयर में है, तो उसकी डेंसिटी है जो रो है वो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर। अगर वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि बॉल जो है वो एक पानी के अंदर रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा है, तब उस टाइम पे जो रो होता है वो डेंसिटी ऑफ वाटर होता। ठीक
ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो सारी वैल्यू है, जी कांस्टेंट है, आपको पता है क्योंकि स्टील बॉल ही रहने वाला है तो उसकी जो डेंसिटी वो सेम रहेगी। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो रो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ईटा की वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ओनली वेरिएबल यहाँ पे क्या है जो आपको दिख रहा है, तो ओनली वेरिएबल इज आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ द स्टील बॉल। ये चेंज हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या है हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखो तो जो टर्मिनल वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है किसके, आर स्क्वायर के। तो हम नीचे कर सकते हैं यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो V T1 अपॉन V T2 यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट केस अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड केस क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। सारी वैल्यू आपको गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, R1 की गिवन है और VT की जो टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट है उसकी गिवन है। आप उसको सारे को सॉल्व करो एंड देन यू विल हैव द राइट आंसर, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो, और आपको कुछ लोगों को ये पहले से ही आ रहा है, वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनको अब ये समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हाट इज द लैम्डा फॉर अ ब्लैक बॉडी इमिशन वेयर टी इज 300 केल्विन। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है एंड लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है फॉर अ ब्लैक बॉडी इमिशन। तो आपको पता होना चाहिए फॉर अ ब्लैक बॉडी इमिशन जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यहाँ पे दिख रहा होगा कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब ये दोनों को जब इन्वर्सली का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, और वो वैल्यू है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ये उस कांस्टेंट की ब्लैक बॉडी मिशन के कांस्टेंट की वैल्यू है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। ठीक है, और नहीं भी गिवन होगी तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि ये कांस्टेंट होता है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है। तो यहाँ पे आप लैम्डा निकालना है, टी की वैल्यू हमने 300 पुट करी एंड नाउ वी हैव द आंसर 9.66 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द 7th क्वेश्चन। और ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे डायमेंशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं 1 नंबर का, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। डायमेंशंस फाइंड आउट करनी होती है, किसी भी चीज़ की डायमेंशंस पूछ सकते हैं अभी आपसे। अभी इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पूछी है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक लगता है फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और B यहाँ पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास F अपॉन क्यू वी। F की हमें पता है डायमेंशंस, Q की हमें पता है डायमेंशंस एंड V की हमें पता है डायमेंशंस। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा B इज इक्वल्स टू, जो डायमेंशंस है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू M T-2 A-1। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करके बता सकते हो कि ये आंसर जो सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जहाँ पे आपको क्या दे रखा है, उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि x जो है वो क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x जो है वो क्या है, क्वेश्चन पूछा है, इसके पास आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टिविटी का एक रिएक्शन दे रखा है, वहाँ पे x है, तो उससे आपसे पूछे कि x यहाँ पे क्या है। तो सी जो ये जो है न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो जो हमारा x होता है वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आंसर क्या होगा x का यहाँ पे कि x क्या होगी यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो होगी। ठीक है, ये मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आते हैं, तो ये क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है मेमोरी बेस कह रही हूँ, ये भी अगर आपको रिमेंबर है देन यू कैन आंसर ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। अब यहाँ पे आ गया आपको न्यूमेरिकल। फिर से पेन पेपर पे जल्दी से क्वेश्चन देखो और फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और प्लीज चीटिंग मत करना मेरे से, ठीक है। फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस, इफ द इनिशियल टेम्परेचर वाज 300 Kelvin, sorry, if the initial temperature was 800 Kelvin and after the process 500 Kelvin, calculate it for a 3 moles of gas। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, एनीवन? ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट जो होता है वो हो ही नहीं सकता, तो चेंज इन हीट क्या होता है, आपके पास जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला वो याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत इजीली कर सकते हो, और आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा। और अगर नहीं याद है तो फिर बस भूल जाओ, 1 नंबर गए आपके। 1 नंबर गए जाने का मतलब है 200 से 300 रैंक पीछे हो गए आप, ठीक है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये आपको दिखा रहे हैं हम, अच्छे से देख लो, जिनको नहीं याद है वो उसको अच्छे से लिख लो कहीं पे। वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि गामा क्या होता है, तो गामा जो है आपका वो होता है CP/CV, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए अलग होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, सबके लिए मतलब अलग अलग वैल्यू होती है। तो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होती है, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए होती है वो 5/3। यहाँ दिख रहा है आपको 5/3 इज द राइट आंसर फॉर गामा सॉरी मोनो एटॉमिक गैसेस, ओके। देन अब इसको फॉर्मूले में फटाफट पुट करो। W इज इक्वल्स टू, मैंने एन उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 3 मोल्स ऑफ गैस, तो एन हमारा 3 होता है। आर आपका कांस्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है। देन T1 माइनस T2 800 माइनस 500 अपॉन गामा माइनस 1 5/3 माइनस 1। सॉल्व करो पूरी वैल्यू एंड लास्टली यू गेट द राइट आंसर, हाउ मेनी वर्क डन बाय मोनो एटॉमिक गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है इसका। चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि मैंने बताया था हम 15th क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, तो सो दैट ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन है, इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट विल अटेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं कि जिस एक टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि टाइम बताना है किस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है ऑसिलेशन का, वो 10 सेकेंड है। तो सबसे पहले एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब अपने पीक पे होती है, देन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे लोवेस्ट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जो एसएचएम है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। उन्होंने जब बोला कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की इक्वल है, तो हियर यू कैन सी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट से इसके मीन पोजीशन जाने में जितना टाइम लगता है वो होता है T/4। तो जब पोटेंशियल एनर्जी अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो उसको कितना टाइम लगने वाला है, यहाँ पे T/4 टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो जब वो अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगी उस टाइम पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है मैक्सिमम। तो यानी जब वो अपने मीन पोजीशन पे होगी तो कितना टाइम लगा उसको, 10/4 टाइम लगा उसको पहुंचने के लिए। तो T/4 यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 10/4 करके, दैट इज 2.5 सेकेंड। यानी 2.5 सेकेंड आफ्टर जब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल थी, उसके 2.5 सेकेंड बाद जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम, ठीक है। आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो अच्छे से। चलते हैं अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इफ एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड एनर्जी आर 80 किलो जूल एंड 60 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं है प्लीज़ अब याद कर लेना क्वेश्चन के बाद, और प्लीज़ चीटिंग मत करना, जिन लोगों को आता है अपना खुद करो, ठीक है, मेरी चीटिंग मत करो, ओके। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क अपॉन Q1, दैट इज हीट गिवन, क्वेश्चन दिख रहा है, और वर्क का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2।
तो हमारे पास Q1 पता है, Q2 पता है, Q पता है, सब कुछ वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो नीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/4, यानी एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन क्या है 1/4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, a capacitor connected to a source of voltage 9 volt and removed and connected to 8 volt battery. Energy loss in the process if capacitance is 3 microfarad. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि एक कैपेसिटर को पहले 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, देन उसको रिमूव करके वापस 8 वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर से कनेक्ट किया। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लूज हुई है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है हाफ CV²। तो एक बार CV 1 वोल्टेज से कनेक्ट किया, देन सेकंड से, तो हमें क्या करना है, बस दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली आप हाफ CV1 माइनस हाफ CV2 करके कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, और वैल्यू निकालने के बाद मैच करना है कि हमारा आंसर और आपका आंसर सेम है या अलग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। A block of mass 2 kg connected to a spring required 10 Newton force to displace it through 5 meter. Calculate the frequency of oscillation. तो हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। m इज द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, 2π की वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, k अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है k को। तो k को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि F इज इक्वल्स टू होता है k इंटू एक्स, दैट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू द डिस्प्लेसमेंट। तो वो फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो अपना k, और यहाँ पे हमने k को कैलकुलेट कर लिया और वो हमारे पास आ गया है 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट करने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब इस फॉर्मूले में आपको 2π भी पता है, k भी पता है, m भी पता है। सारी वैल्यू डालो और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके। तो 14 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर ऑफ density 10 raised to the power 29 and radius 0.5 millimeter carrying a current of 10 ampere. तो इस क्वेश्चन को भी अगेन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं है वो भूल जाओ कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, हर बार कह रही हूँ, जिसको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स के क्वेश्चन टफ लगते हैं, एक बार प्लीज फॉर्मूले याद कर लो, उसके बाद देखो तुम्हें ये कितना ईजी लगेगा करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है I इज इक्वल्स टू होता है, जो करंट होता है वो इज इक्वल्स टू होता है NEAVD। ठीक है, तो यहाँ पे जो VD है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। A इज योर एरिया, E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और हमारे पास ईटा है। ठीक है, एंड ये VD है। ठीक है, तो हमें क्या, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जितने भी इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, और I हमारे पास करंट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से हमें बताना है कि VD कितना होगा। तो VD हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर VD कैलकुलेट करना है तो आपको ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, I के अंडर चली जाएंगी। तब हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लेट मी शो यू। ठीक है, तो हमारे पास जो VD का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I अपॉन NEA। I करंट है, नंबर ऑफ जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, E उसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड देन A इज योर एरिया। अब सारी वैल्यू डालो फटाफट और मुझे अभी बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, एरिया आपको पता है, एरिया में क्या लगाना है, πr² लगाना है। ठीक है, r की वैल्यू उन्होंने दे रखी है और पाई आपको पता ही है। अगर आपको पाई की टर्म में निकालना है तो पाई की टर्म में सिर्फ निकाल दो, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा VD इज इक्वल्स टू 10 raised to the power -2 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था, बट वो PDF बनाने के चक्कर में क्रॉप हो गया, मुझे नहीं पता कैसे, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे अपने। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी, मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगी इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन
moving away from a boy at rest. Hear sound of horn at 20 hertz. Sound wave having velocity of 300 मीटर पर सेकेंड. सारी वैल्यू दे रखी है, हमें बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव गिवन है हमें 20 हर्ट्ज, यहाँ पे दिख रहा है आपको. देन वीएस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स. जो ट्रेन की है वो जो सोर्स, उसको कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ सोर्स को वीएस से डिनोट किया है, जो ट्रेन की वेलोसिटी है जहाँ से वो साउंड आ रहा है. ठीक है, देन वी नॉट इज योर साउंड वेव की वेलोसिटी. जो आपकी साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी, वो गिवन है क्वेश्चन में 300 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वी ओ बी एस से हमने डिनोट किया, वो हमारी 0 है कि ऑब्जर्वर की तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वो आराम से खड़ा है. क्वेश्चन में दे रखा है बॉय है जो वो रेस्ट पे है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला होता है एफ डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी ओ बी एस अपॉन वी नॉट माइनस वी एस. सारी वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में डालो एंड यू विल गेट द राइट आंसर हियर. तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ चुकी है वो है वी एस इज इक्वल्स टू 285 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन का सेशन. आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो, जिनको फॉर्मूले सारे लर्न हैं. मुझे पता है बहुत सारे लोग इस सेशन से डीमोटिवेट हुए होंगे कि उन्हें फिजिक्स नहीं आती है. तो प्लीज़, अभी आपने देखा 15 में से जो आपके 12 क्वेश्चंस थे वो पूरे प्योरली आपके न्यूमेरिकल्स थे, फॉर्मूले बेस्ड थे. तो जिन लोगों की प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं हुई है, जिनको ये सेशन देख के डिमोटिवेशन हो गया है, प्लीज़ वो सारे फॉर्मूले जल्दी से लर्न कर लो, क्योंकि फॉर्मूले लर्न करने से अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. ठीक है, तो जिनको थ्योरी नहीं आती, कुछ नहीं आता, उसको छोड़ दो. फॉर्मूले लर्न करो अच्छे से कि किसके लिए कितना फॉर्मूला होता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से. अभी ये तो सिर्फ 15 क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने आपको फिंगर टिप्स बुक बताई, या फिर मैंने आपको एमडीजी की एनसीआर प्रीवियस ईयर 30 ईयर क्वेश्चन आता है नीट के लिए, वो बुक बताई, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप कंपटीशन जो है आपका वो भी बहुत अच्छे लेवल से होने वाला है. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कीप वेटिंग. मैं कोशिश करूँगी इसे कल या परसों तक अपलोड कर दूँ फटाफट, ताकि आप कंटिन्यू कर पाओ इस चीज़ को. और जो लोग हिंदी मीडियम से है, आई एम अगेन सेइंग सॉरी फॉर दोज. उसके लिए मैं बोल रही हूँ, मैंने इस वीडियो के एंड में आपके पास एक पेपर आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. उसमें मैं सारे ये जो क्वेश्चंस हैं उसका वो पूरा क्वेश्चंस लिख के मैं डाल दूँगी. ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर हिंदी मीडियम वालों के लिए. ये है आपके 15th क्वेश्चन. बाकी के 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. बाकी जो इनका सोल्यूशन है वो इस वीडियो में ही है. सेम सोल्यूशन है, इंग्लिश में हो हिंदी में हो, सोल्यूशन आपका फॉर्मूले आपके सारे सेम रहने वाले हैं. तो क्वेश्चंस क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज में चाहिए था, तो उसके लिए ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ते रहो और बाय बाय, टेक केयर.